एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन जिसके बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। ईरान कहता है कि ये यूरेनियम चुराने की कोशिश थी, वहीं अमेरिका का कहना है कि ये तो एक पायलट को बचाने का मिशन था। तो फिर सच क्या है? चलिए आज इसी हाई स्टेक्स ड्रामे की परतें खोलते हैं। तो सवाल यहीं आकर रुक जाता है, क्या ईरान के अंदर हुआ अमेरिकी मिशन वाकई एक पायलट को बचाने की बहादुर कोशिश थी, या फिर ये यूरेनियम चुराने की एक बहुत बड़ी साजिश पर पर्दा डालने का एक तरीका था? ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले अमेरिका की जो ऑफिशियल कहानी है उसे देखते हैं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक रेस्क्यू मिशन की है। कहानी शुरू होती है जब दो अमेरिकी पायलट ईरान के अंदर एक बहुत ही ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में फंस जाते हैं। और उनकी तलाश कौन कर रहा था? ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जवान। और ये कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, लगभग 100 नेवी सील कमांडोज, A-10 थंडरबोल्ट जेट्स, स्पेशल ऑप्स प्लेन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MQ-9 रीपर ड्रोन, ये सब ईरान के अंदर थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जो टीम बचाने गई थी वो खुद ही फंस गई। उनके जो MC-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन थे, उन्होंने उड़ान भरने से ही इनकार कर दिया। अब सोचिए, आप ईरान की जमीन पर फंसे हैं, गोलियां चल रही हैं और आपको अपनी ही कीमती टेक्नोलॉजी वाले विमानों को खुद ही तबाह करना पड़ रहा है ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग जाएं। इसके बाद कहीं जाकर 3 दूसरे विमानों से उन्हें निकाला जा सका। और इस अकेले ऑपरेशन की कीमत जानते हैं? करीब $500 मिलियन। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये मिशन कितना बड़ा था और अमेरिका के लिए कितना जरूरी था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक दूसरी कहानी भी है। ईरान ने जो बताया वो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो विस्फोटक रंग देता है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जहां अमेरिका इसे एक मुश्किल लेकिन कामयाब रेस्क्यू मिशन बता रहा है, वहीं ईरान इसे यूरेनियम चुराने की एक नाकाम और बुरी तरह से फेल हुई कोशिश कह रहा है। दो बिल्कुल अलग अलग बातें। अब ईरान की कहानी कुछ ऐसे सवालों पर टिकी है जो अमेरिकी दावे पर सीधे सीधे शक पैदा करते हैं। मतलब पहला सवाल तो यही है कि सिर्फ एक पायलट के लिए 100 सील कमांडो भेजने का क्या मतलब? इतना बड़ा रिस्क क्यों? और फिर रेस्क्यू के लिए बड़े बड़े C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन क्यों इस्तेमाल किए गए? ये विमान तो आमतौर पर ऐसे मिशंस में नहीं जाते। और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा ऑपरेशन इस्फहान के पास ही क्यों हुआ, जो कि ईरान का एक बड़ा न्यूक्लियर साइट है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अमेरिकी सेना के चीफ रैंडी जॉर्ज को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इस मिशन के खिलाफ थे। ये सवाल वाकई कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। और ये जो लोकेशन है इस्फहान, यही इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। इस्फहान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर है और ऐसा माना जाता है कि ईरान का लगभग 70% एनरिच यूरेनियम यहीं रखा है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ईरान के हिसाब से बिल्कुल नहीं। खैर, इस घटना के बाद जमीन पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन बातों की जंग भी शुरू हो गई और तनाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। ये टाइमलाइन देखिए, कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक के बाद एक धमकियां दी। पहले 48 घंटे की वार्निंग, फिर 10 दिन का अल्टीमेटम और फिर तो सीधे ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी तक दे डाली। और धमकियां बहुत सीधी और साफ हो गईं। निशाना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रास्ता जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। इस धमकी ने तो जैसे आग में घी का काम किया। लेकिन ये सब सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्दी ये टकराव असली मिलिट्री एक्शन में बदल गया और दोनों तरफ से कार्रवाइयां हुईं। खबरों के मुताबिक ईरान के जरूरी ठिकानों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई थी। इसमें उनके न्यूक्लियर प्लांट, तेल और गैस फील्ड्स, मिलिट्री बेस, मतलब सब कुछ शामिल था। और इसका असर जमीन पर तुरंत दिखा। अमेरिका और इजराइल के हमलों के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ईरान में 34 लोगों के मारे जाने की खबर आई। और इन हमलों की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। इन 34 लोगों में 6 बच्चे भी शामिल थे। इन हमलों की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके IRGC इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी इन हमलों में मारे गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उसने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उसने जवाबी हमले शुरू किए और खुली चेतावनियां जारी की।
यहाँ तक कि अबू धाबी में एक 30 अरब डॉलर के एआई डेटा सेंटर को निशाना बनाने की धमकी भी दी और इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइलें भी दागी। और ये सब कुछ हमें आज की स्थिति पे ले आता है। दोनों देशों के बीच एक अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और खतरनाक टकराव। सिचुएशन बहुत सीधी सी है, लेकिन उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी। एक तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहा। यह एक बहुत ही अस्थिर और खतरनाक हालात हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खतरनाक टकराव का अंजाम क्या होगा। जिस तरह से धमकियां बढ़ रही हैं और जमीन पर हमले हो रहे हैं, उससे पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य दांव पर लगा है। सवाल ये नहीं है कि ये टकराव किस ओर जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या इसे किसी भी तरह से रोका जा सकता है। इसका जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।